Good evening and welcome to the class. With the hope that you all are doing well, let us get started with the topic of discussion for today. आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए बेसिक स्ट्रक्चर ये होता क्या है. आपने आर्टिकल 368 के बारे में आपको पता होगा, मैंने इसके बारे में एक पिछला वीडियो बनाया भी था. आर्टिकल 368 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो किसके बारे में बताता है. आर्टिकल 368 ये बताता है अमेंडमेंट के बारे में. अमेंडमेंट विच कैन बी डन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड करने का पावर है किसके पास, पार्लियामेंट के पास. पार्लियामेंट के पास इस बात का पावर है, इस फंक्शन के लिए पावर उसे दिया गया है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को, किसी भी सेक्शन को या किसी भी कह सकते हैं कि किसी भी आर्टिकल को अमेंड कर सकता है. तो आर्टिकल 368 के तहत ये जो पावर है वो किसे प्राप्त है, पार्लियामेंट के पास. अब देखिए ये पार्लियामेंट के पास ये पावर तो दे दिया गया. अब इसके साथ ही एक और टॉपिक पे ध्यान दीजिए कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो उसके इनेक्ट होने का जो डेट था वो क्या था, 26 जनवरी 1950. यानी कि जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो इनेक्ट किस दिन हुआ था, 1950 में उसे इनेक्ट किया गया था. और 1950 के एक साल के अंदर ही 1951 में इस बात पर क्वेश्चन उठना शुरू हो गया, इस बात पर अधिकतम केस आने शुरू हो गए कि क्या जो फंडामेंटल राइट्स है, जो लोगों को, जो इंडियन सिटीजन को प्राप्त है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत फंडामेंटल राइट्स, क्या वो आर्टिकल 368 के तहत उसके स्कोप में आता है. यानी कि आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग जो पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो पावर दिया गया है, उस पावर के स्कोप के अंदर क्या अपना फंडामेंटल राइट्स आता है. ये बात आना शुरू हो गया था 1951 से ही. और इसी बात को लेकर जो एक फेमस केस हुआ था वो केस आया था शंकरी प्रसाद केस का. शंकरी प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया 1951 में आया था. इसी बात को लेकर कि क्या आर्टिकल 368 के तहत फंडामेंटल राइट्स आता है, इसी बात को लेकर इसी के अगेंस्ट में शंकरी प्रसाद केस आया था 1951 में. इसी के तहत उस समय हुआ क्या था, 1951 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट के द्वारा एक अमेंडमेंट लाया गया था. जो फर्स्ट अमेंडमेंट है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 1951 में लाया गया था. और उसमें किया गया था कि जो उस समय इंडियन के सिटीजन्स के पास ये बात का फंडामेंटल राइट्स था, राइट टू प्रॉपर्टी. उस समय राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था. तो उसी राइट टू प्रॉपर्टी में थोड़ा सा कर्टेल किया गया था, मतलब कि उसके स्कोप को थोड़ा सा कम किया गया था. और उसी के अगेंस्ट में, सिंस द राइट टू प्रॉपर्टी विच वॉज एट द टाइम अ फंडामेंटल राइट्स वॉज कर्टेल्ड, एंड इन द अगेंस्ट ऑफ दिस अमेंडमेंट शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 केम इनटू इफेक्ट. इसी समय ये शंकरी प्रसाद केस आया था. तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि सिंस 368 के तहत जो पावर ऑफ अमेंडमेंट है पार्लियामेंट के पास, उस 368 के तहत फंडामेंटल राइट्स आता है. और इसी के साथ एक और बात था कि आर्टिकल 13 अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक है आर्टिकल 13. आर्टिकल 13, ये आर्टिकल 13 ये बताता है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि लेजिस्लेचर, इंडियन लेजिस्लेचर ऐसा कोई भी लॉ, ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकता जो इंडियन सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स के साथ खिलवाड़ करे या फंडामेंटल राइट्स का हनन करे, उन्हें डिसमेंटल करे. ये कौन कहता है, आर्टिकल 13. आर्टिकल 13 टेल्स अस अबाउट दैट अ लेजिस्लेचर कैन नॉट मेक एनी लॉ और एनी प्रोविजंस विच डिसमेंटल द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन. तो अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल 13 एक बात कह रहा है कि आप पार्लियामेंट महोदय, आप ऐसा लॉ नहीं बना सकते जो फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं डिसमेंटल करे. लेकिन क्या आया कि यहाँ पे पार्लियामेंट ने क्या किया है कि फर्स्ट अमेंडमेंट पारित कर दिया. फर्स्ट अमेंडमेंट पारित कर दिया कब, 1951 में. और इसने क्या किया, जो राइट टू प्रॉपर्टी था, जो उस समय लोगों का एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसे कर्टेल किया, उसके स्कोप को थोड़ा सा कम किया. तो
इस बात को लेकर कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स को किसी भी तरह से अमेंड नहीं किया जा सकता, या फंडामेंटल ऐसा लॉ नहीं बनेगा जो फंडामेंटल राइट्स को डिसमेंटल करे, और एक तरफ आपने पहला अमेंडमेंट लॉ ला दिया जो 1951 में कि जिसने कर्टेल किया राइट टू प्रॉपर्टी को। तो इस बात का क्लैश करते हुए और इसी बात के अगेंस्ट में शंकरी प्रसाद केस आया। तो शंकरी प्रसाद केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कि जो पार्लियामेंट को ये पावर दिया गया है आर्टिकल 368 के तहत, वो आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट करने का पावर फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंडमेंट करने का पावर रखता है। और सिंस आर्टिकल 13 में जो बात कहा गया है, इस बात को भी उसने उस बात को भी क्लियर करते हुए क्लैरिफाई करते हुए क्या कहा कि आर्टिकल 13 में एक वर्ड आता है लॉ, यानी कि आर्टिकल 13 में क्या है कि लेजिस्लेचर कांट मेक एनी लॉ विच डिसमेंटल द फंडामेंटल राइट्स। उसमें जो वर्ड है लॉ, उसने इस लॉ वर्ड को डिफाइन किया, और लॉ वर्ड को डिफाइन करते हुए क्या कहा कि जो आर्टिकल 13 में लॉ है वो सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ को दिखाता है, ऑर्डिनरी लॉ के बारे में बताता है, न कि वो अमेंडमेंट के बारे में बताता है। यानी कि जो आर्टिकल 13 के तहत जो वर्ड लॉ है, उस लॉ का मतलब अमेंडमेंट नहीं है। यानी कि आर्टिकल 13 के तहत यहाँ पे अगर इसके राइट टू प्रॉपर्टी अमेंडमेंट लाकर अगर इसके साथ थोड़ा सा इसके साथ कर्टेल किया गया है, तो वो एक अमेंडमेंट लॉ नहीं है जो आर्टिकल 13 का हनन करता है। ध्यान दीजिए कि पार्लियामेंट के द्वारा अमेंडमेंट लाया गया है 1951 का, जो राइट टू प्रॉपर्टी का कर्टेल करता है, लेकिन ये जो अमेंडमेंट है वो आर्टिकल 13 के तहत लॉ नहीं है। अगर वो लॉ रहता, पार्लियामेंट के नज़र में, सुप्रीम कोर्ट के लॉ में नज़र में अगर वो एक लॉ रहता, तो फिर ये पारित नहीं हो पाता और आर्टिकल 13 इसके बारे में क्लैश करता। लेकिन यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि जो अमेंडमेंट लाया गया 1951 का, वो एक लॉ नहीं बल्कि एक अमेंडमेंट था, जो since it was an amendment, so article 13 doesn't clash it। तो यहाँ पे आर्टिकल 13 को के अंदर मौजूद लॉ वर्ड को डिफाइन करते हुए और शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 का जजमेंट देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 के तहत जो पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करने का पावर है, उस पावर के अंदर फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंडमेंट करने का पावर पार्लियामेंट के पास है। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ कि शंकरी प्रसाद केस का जो जजमेंट दे देने के बाद कुछ दिन बाद एक फिर फेमस केस आया, जो था गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस, अब देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात क्या हुआ कि गोलकनाथ केस में क्या किया गया कि जो शंकरी प्रसाद केस में इस बारे में बताया गया था कि फंडामेंटल राइट्स को लेजिस्लेचर अमेंड कर सकता है, वहीं यहाँ पे गोलकनाथ केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही बात को ओवररूल करते हुए पिछले जजमेंट में जो उन्होंने शंकरी प्रसाद केस में कहा था, अपने ही बात को उन्होंने ओवररूल करते हुए क्या कहा कि सिंस फंडामेंटल राइट्स टेक्स एन इम्यूटेबल एंड ट्रांसेंडेंटल पोजीशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो अपने भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण, एक दृढ़, एक अडिग स्थान रखता है, एक काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इस बात का आपको भली भांति जानकारी होगा कि अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स कितना इम्पॉर्टेंट है। सिंस जो अपना इंडिया है, उस इंडिया में शुरू में जब संविधान के बारे में बात चल रहा था, संविधान लिखा जा रहा था, इंडिया में डेमोक्रेसी पॉलिसी लाना था, रिपब्लिकन स्टेट बनाना था, सोवरेनिटी इसमें सेकुलरिटी लाना था। तो इस कंडीशन में अगर इतने प्रावधान अपने इंडिया में करना है तो फंडामेंटल राइट्स तो भैया होना चाहिए। ये तो एक आदर्श समाज का, एक आइडियल कंट्री का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ से फंडामेंटल राइट्स, सिंस यहाँ पे गोलकनाथ केस में क्या कहा गया कि सिंस फंडामेंटल राइट्स टेक्स एन इम्यूटेबल एंड ट्रांसेंडेंटल पोजीशन, सो फंडामेंटल राइट्स कैनॉट बी अमेंडेड। तो यहाँ से क्या निकला कि यहाँ पे शंकरी प्रसाद केस में उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल 368 के तहत अमेंड किया जा सकता है, लेकिन गोलकनाथ केस में अपने ही जजमेंट को उसने ओवररूल किया और ये कहा कि आर्टिकल 368 फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता। इसके बाद आगे क्या आता है, इसके बाद फिर एक केस आया, जो केस क्या था, आगे इसको मिटाते हैं। फिर देखिए फिर एक और इंटरेस्टिंग घटना घटी, यहाँ से आया केशवानंद भारती केस। भैया ये काफ़ी महत्वपूर्ण केस है, इसके बारे में केशवानंद भारती केस जितना कहा जाए उतना कम है। ये एक ऐसा केस है
जिसका जजमेंट क्या किया कि पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ढांचे को, जो इसका इम्पोर्टेंस था, जो इसका तब तक ये जो केशवानंद भारती केस का जो जजमेंट आया था वो 24 अप्रैल 1973 को आया था। और उस दिन जो अपना एक तरह से ये कहा जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ही पूरी तरह बदल डाला। तो आखिर केशवानंद भारती केस में हुआ क्या था, ये तो काफ़ी लंबा केस है, इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लेकिन फिर यहाँ से अगर केशवानंद भारती केस में इस कंडीशन में अमेंडमेंट और पार्लियामेंट का जो 368 का जो प्रावधान है, इसके तहत क्या हुआ था कि केशवानंद भारती केस में फिर पार्लियामेंट ने अपने पिछले जजमेंट को ओवररूल किया, जो उसने गोलकनाथ केस में कहा था कि पार्लियामेंट के पास जो पावर है वो उसे अमेंड कर सकता है, सॉरी नहीं कर सकता, सिंस इम्यूटेबल एंड ट्रांसेंडेंटल पोजीशन फंडामेंटल राइट्स रखता है। तो केशवानंद भारती केस में क्या किया गया कि फिर कहा गया कि नहीं, जो गोलकनाथ केस में कहा गया था उसे ओवररूल किया गया और फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड। कहाँ कहा गया? केशवानंद भारती केस में कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड। और यहाँ से एक बात का इंट्रोड्यूस हुआ, एक न्यू टर्म जो था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। और आज का जो हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है, मेन टॉपिक वो यही है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। यहीं से इसी केशवानंद भारती केस में जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन नाम का टर्म है वो इंट्रोड्यूस हुआ। और क्या कहा गया कि लेजिस्लेचर महोदय, पार्लियामेंट महोदय, आप आर्टिकल 368 के तहत आपके पास अमेंडमेंट करने का पावर है, पार्लियामेंट को ये पावर दिया गया है। लेकिन जिस तरह से एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को आप डीपीएसपी मान के चलिए, जैसे डीपीएसपी जो है, अपना डीपीएसपी क्या करता है कि पार्लियामेंट के पास लॉ बनाने का प्रोविजन, टू मेक प्रोविजन एंड इनेक्ट द लॉज का उसके पास पावर है। लेकिन जो भी वो लॉ बनाता है वो लॉ इस डीपीएसपी को मद्देनजर रखते हुए, डीपीएसपी को इन व्यू रखते हुए करता है। वैसे ही बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को इंट्रोड्यूस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर अमेंडमेंट तो कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स हुआ, डीपीएस, कहीं वो अमेंडमेंट कर सकता है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, जो उसका मूल ढांचा है, उस ढांचा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का भली भांति ख्याल रखते हुए ही वो अमेंडमेंट कर सकता है। यहाँ से आया, अब तक क्या समझे कि शंकरी प्रसाद केस आया। शंकरी प्रसाद केस में क्या कहा गया था? फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड। फिर गोलकनाथ केस आया, गोलकनाथ केस में अपने ही बात को ओवररूल किया गया। क्या कहा गया? फंडामेंटल राइट्स सिंस टेक्स एन इम्यूटेबल एंड ट्रांसेंडेंटल पोजीशन कांट बी अमेंडेड। बट फिर केशवानंद भारती केस में आया कि अमेंड तो हो सकता है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को, मूल ढांचे को ध्यान में रखते हुए ही अमेंडमेंट किया जाएगा। फिर केशवानंद भारती केस के बाद इस बात का कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को ध्यान में रखते हुए आप अमेंडमेंट करेंगे। इसके बाद एक छोटा, एक फिर इंपॉर्टेंट एक केस आया था, जो था बमन राव का केस हुआ था अप्रोक्सीमेटली 1981 में। हाँ, 1981 में ये केस हुआ था। तो सॉरी, ये बमन नहीं, वमन है, WAMAN। इस केस में क्या कहा गया था कि वमन राव के केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या कहा कि एक जो स्पेशल डेट दिया गया, केशवानंद भारती केस का जजमेंट किस दिन आया था? अभी मैंने आपको बताया था 24 अप्रैल 1973। इस डेट को सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती का एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। ये डेट अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अपने भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा इसको। तो इस डेट को फिर वमन राव केस में इस डेट को उसने रिवाइव करते हुए क्या कहा कि all the amendments that have been done after 24th of April 1973, जो भी अमेंडमेंट 24th of April 1973 के बाद हुए हैं, वो सारे के सारे अमेंडमेंट इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को ध्यान में रख के ही किए जाएंगे। उन सारे अमेंडमेंट वाले प्रोसेस पे ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का प्रिंसिपल उस पर लागू होना चाहिए। ये किस में कहा गया? वमन राव 1981 के हिस्टोरिकल केस में। आया बात समझ में? अब तक कोई डाउट? अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए रेडी है। बढ़ते हैं आगे बढ़ते हुए अब हमने ये तो देख लिया कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है, इसके पीछे जितने भी केस लॉज हुए थे उस केस लॉज को देख लिया गया, इसके पीछे जो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जितने भी ऐतिहासिक घटना घटी थी, हमने सारा देख लिया। इसके बाद आता है कि
लेजिस्लेचर को इस बात के बारे में तो भली भांति परिचित करवा दिया गया था कि बेसिक स्ट्रक्चरल डॉक्ट्रिन क्या होता है। आपको अमेंडमेंट करते समय बेसिक स्ट्रक्चरल डॉक्ट्रिन को ध्यान में रखना है कि आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए अमेंडमेंट करेंगे। फिर ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि आखिर वो प्रिंसिपल है क्या, उस बेसिक स्ट्रक्चरल डॉक्ट्रिन के अंदर आते क्या क्या हैं, किन किन बातों को हमें ध्यान रखना है। वो जो एलिमेंट्स हैं बेसिक स्ट्रक्चरल डॉक्ट्रिन को, उसके बारे में हम देखते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो कंडीशन आता है वो, अगर आप याद करें प्रियम्बल को, अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को, उस प्रियम्बल के अंदर आने वाले सारे कीवर्ड्स को आप याद करिए। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, लिबर्टी, ये जो शुरुआती के 5 कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स को सबसे पहले आप याद रखिए कि जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, अगर इसके एलिमेंट्स की अगर बात किया जाए कि कौन कौन से एलिमेंट्स इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर आते हैं, तो सबसे पहले तो वही उन्हें सभी वर्ड को लिखिए। सोवरेन हुआ, सोशलिस्ट हुआ, सेक्युलर हुआ, डेमोक्रेटिक, यानी कि जितने भी अमेंडमेंट किए जाएंगे वो अमेंडमेंट इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो अपना भारतीय संविधान बना था उस समय, ये सभी जो टर्म है, ये टर्म बेसिक ही थे। वो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक ढांचा के जैसे ही काम कर रहे थे कि भारत में सोवरेंटी, संप्रभुता स्थापित हो, सोशलिस्ट भारत एक समाजवादी राष्ट्र बने, सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष राज्य बने, लोकतांत्रिक गणराज्य, इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए अब के इस समय के बाद, यानी कि 24 अप्रैल 1973 के बाद से लेजिस्लेचर कोई भी ऐसा अमेंडमेंट, कोई भी ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं कर सकता जो इन सारे बातों को कहीं ना कहीं डिसमेंटल करे, इनका हनन करे, इनमें कुछ कोई ना कोई गड़बड़ी पैदा हो। उसके बाद से अगर बात करें तो इंडिया में जो यूनिटी इंटेग्रिटी है, भारत में अखंडता जो है, यूनिटी इंटेग्रिटी, इन बातों को ध्यान में रखना है। उसके बाद कह लिया जाए कि इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए फ्री फेयर इलेक्शन वगैरह हुआ, सेक्युलरिटी, फेडरल, उसके बाद से इंडिया में वेलफेयर स्टेट, इन बातों को भी ध्यान में रखिए कि वो सारे अमेंडमेंट होंगे जो भारत में वेलफेयर का जो सिस्टम है वो लाने की कोशिश करेंगे। वेलफेयर स्टेट यानी भारत को एक वेलफेयर राज्य बनाने की कोशिश करेंगे। इसी प्रोसेस के तहत, इन्हीं प्रिंसिपल के पे आधारित इंडिया में जो लेजिस्लेचर के पास अमेंडमेंट करने का पावर है, वो पावर इसी के अंतर्गत काम करेगा। तो अब तक की बात आई समझ में। तो हमने मोटे तौर पे हमने सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक को देख लिया, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के वो कौन कौन से एलिमेंट हैं जिन जिन बातों को आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट करते समय देना है लेजिस्लेचर को। लेजिस्लेचर किन किन बातों का ध्यान रखेगी उसके बारे में हमने देख लिया। जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, तो अब तक हमने क्या देखा, एक शॉर्ट ओवरव्यू ले लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या था उसके बारे में हमने देखा। उसके पीछे जो ऐतिहासिक घटना घटी, ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल केस लॉज हुए, उस सबसे पहला था शंकरी प्रसाद केस 1951 का, क्यों आया था इसके बारे में हमने देखा। उसमें जजमेंट क्या दिया गया था, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है। उसके बाद से आया गोलकनाथ केस, उसमें क्या कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले ही अपने जजमेंट को ओवररूल करते हुए बोला कि फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं हो सकता। फिर उसके बाद क्या आया केशवानंद भारती केस, उसमें क्या कहा गया, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है। फिर उसके बाद एक शॉर्ट केस आया था वमन राव केस, जिसमें केशवानंद भारती के ही इंपॉर्टेंस को दिखाया गया है। उसके बाद से हमने एलिमेंट्स को देखा, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।